नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आ गई हूँ अपने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। हमने पिछले वीडियो में अनुबंध के प्रकार के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैध अनुबंध के लिए आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं। तो वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में बताया गया है। जब भी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं या फिर अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो हमें धारा जानना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम धाराएं नहीं जानेंगे तो हम अनुबंध के बारे में या फिर जो भी हमारे नियम हैं वो नहीं जान पाएंगे, अधिनियम है वो नहीं जान पाएंगे अच्छे से। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो अगर उसमें हम अगर आंसर लिखते हैं तो अगर हम धाराएँ अगर बताते हैं तो हमारा आंसर ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है और वो ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए अच्छा रहता है। तो हम अब पढ़ते हैं कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं। तो धारा 10 के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए तथा विधिपूर्ण उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम के द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि भारत में प्रचलित किसी विशेष राज्य द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव का लिखित साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित और रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है। अभी जो हमने धारा 10 के अंतर्गत पढ़ा कि वैध अनुबंध के क्या क्या आवश्यक लक्षण हैं, तो उसे अगर हम शॉर्ट में जाने या फिर उसे हम अच्छी तरह से जाने तो किसी ठहराव में निम्नलिखित में से किसी लक्षण का अभाव होने पर वह वैध अनुबंध नहीं माना जाएगा। मतलब कि धारा 10 के अनुसार यदि कोई अनुबंध ऐसा है जिसमें जो भी मैंने ये 6 पॉइंट लिखे हैं वो अभाव होते हैं, इसके अभाव होते हैं, तो वो वैध अनुबंध नहीं होता। ये 6 पॉइंट क्या हैं कि जो अनुबंध है वो ठहराव होना चाहिए, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। ठहराव, प्रस्ताव तथा स्वीकृति क्या होता है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। पहला तो ये है कि वो ठहराव होना चाहिए जिसमें प्रस्ताव तथा स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा ये है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। चौथा है विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो। और लास्ट है कि ठहराव लिखित, प्रमाणित एवं पंजीकृत होना चाहिए यदि किसी विशेष अधिनियम द्वारा अनिवार्य हो तब। अब ये 6 पॉइंट क्या क्या हैं उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। पहले तो ठहराव, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में मैंने पिछले वीडियो बना चुके हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो अनुबंध है उसके वैध होने के लिए आवश्यक है कि वो एक ठहराव होना चाहिए जिसमें वैध प्रस्ताव तथा वैध स्वीकृति होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रस्ताव ना होना चाहिए जो कि राज्य द्वारा वैध ना हो। मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए अगर समझा जाए तो राम ने अपनी साइकिल को 200 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा और श्याम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो यह दोनों के बीच वैध ठहराव होगा। इसलिए अगर ये ठहराव है और वो वैध प्रस्ताव तथा स्वीकृति द्वारा किया गया है तो वो वैध अनुबंध होगा। सेकेंड है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। पक्षकार ऐसे होने चाहिए जो कि अनुबंध करने की क्षमता रखते हों। अब पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। इस यहाँ मैं शॉर्टली बता दूं कि कोई भी पक्षकार ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अवयस्क हो या फिर स्वस्थ मस्तिष्क का ना हो या फिर उसे उत्पीड़न द्वारा ऐसे करके उसका अनुबंध कराया गया हो। थर्ड है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का मतलब कि जो भी पक्षकार हैं अगर उन्होंने प्रस्ताव के बारे में अपनी स्वीकृति दी हुई है तो ऐसी स्वीकृति स्वतंत्र होनी चाहिए, ना कि किसी के दबाव में, ना ही उत्पीड़न द्वारा, ना ही किसी को प्रताड़ित करके या मिथ्या वर्णन द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्वतंत्रता अपनी इच्छा से स्वीकृति प्रदान करे तभी वो अनुबंध वैध होगा। फोर्थ है विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य। जो भी अनुबंध है उसके लिए प्रतिफल का होना आवश्यक होता है। बिना प्रतिफल का जो अनुबंध होता है उसे व्यर्थ माना जाता है। और जो प्रतिफल है वो विधिपूर्ण होना चाहिए तथा उसका उद्देश्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए। किसी अवैध कार्य करने के लिए, अवैध प्रतिफल के लिए, अवैध उद्देश्य के लिए किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। नेक्स्ट है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो।
ठहराव ऐसा होना चाहिए जो कि राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ न घोषित किया गया हो। कुछ ऐसे ठहराव हैं जिन्हें हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं, जैसे किसी अवयस्क के द्वारा किया गया ठहराव या किसी वैध विवाह या वैध व्यवसाय को रोकने के लिए किया गया ठहराव। इस तरह के कुछ ठहराव हैं जो कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं। लास्ट है, ठहराव लिखित, प्रमाणित एवं पंजीकृत होना चाहिए यदि किसी विशेष अधिनियम द्वारा अनिवार्य हो तो। मतलब कि ठहराव जो होता है वो लिखित होना चाहिए, किसी साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पंजीकृत भी होना चाहिए। इसका लिखित होना या साक्षियों द्वारा प्रमाणित होना या पंजीकृत होना इसलिए आवश्यक बताया गया है ताकि उस ठहराव को कानून द्वारा, न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जा सके, उस पर मुकदमा कराया जा सके। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किन ठहराव के लिए, किन अनुबंधों की वैधता के लिए लिखित होना आवश्यक है। इसमें पहला है अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का ठहराव, अग्रीमेंट ऑफ टाइम बेयर्ड डेट। सेकेंड है बीमे के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। थर्ड है विनिमय साध्य विलेख, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ है पंच निर्णय समझौता, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एंड फिफ्थ है 3 वर्ष से अधिक के पट्टे का ठहराव। तो ये ऐसे अनुबंध हैं जिनकी वैधता के लिए लिखित में होना आवश्यक ही है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अनुबंध करने के जो पक्षकार होते हैं उनकी योग्यता क्या है, यानी अनुबंध करने के योग्य पक्षकार के क्या क्या लक्षण हैं। तो अनुबंध करने के पक्षकार के योग्यता के जो लक्षण हैं वो हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है जो कि उस राजनियम के अनुसार जिसके अधीन वह आता है वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और किसी राजनियम के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अनुबंध करने योग्य व्यक्ति में निम्न 3 गुणों का होना आवश्यक होता है। अगर इन तीनों में से किसी भी गुण का अभाव पाया जाता है तो वो योग्य नहीं माना जाएगा। इसमें पहला है कि उसे संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क होना चाहिए। अब वयस्क क्या होता है, जैसे भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वयस्क माना जाएगा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। लेकिन अगर वो अंग्रेजी अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो अगर वो 21 वर्ष की आयु पूरी करता है तभी वो वयस्क माना जाएगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अधिनियम के अनुसार जिससे के अंतर्गत वो आता है उस राजनियम के अनुसार यदि वो वयस्कता की आयु पूरी कर चुका है तो वो वयस्क माना जाएगा। दूसरा है कि उसे स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अनुबंध को समझने योग्य हो, अपने हितों को समझने योग्य हो, अनुबंध के अर्थ और प्रतिफल को जानने योग्य हो, तभी वो अनुबंध कर सकता है। वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राजनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, माना जाता है। सामान्य रूप से विधान की दृष्टि में सभी व्यक्तियों का मस्तिष्क स्वस्थ ही समझा जाता है। अतः जो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होने के आधार पर, न होने के आधार पर किसी अनुबंध को अमान्य बताता है, यानी कोई व्यक्ति है जो कि ये मानता है कि मैं स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं हूँ और इसलिए वो किसी अनुबंध को अमान्य घोषित करना चाहता है, तो उसी को यह प्रमाणित करना होगा कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है। अब स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति या अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति 2 परिस्थितियों में हो सकते हैं कि एक व्यक्ति वो जो कि साधारणतः तो स्वस्थ रहता है लेकिन कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो वो वह स्थिति में अनुबंध कर सकता है जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो और वो समझने योग्य हो। दूसरी स्थिति ये होती है कि जो व्यक्ति साधारणतः अस्वस्थ मस्तिष्क का है परंतु कभी कभी उसका दिमाग काम करने लग जाता है, वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। जैसे कि किसी पागल खाने में भर्ती कोई मरीज जो कि कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है और ऐसे अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, तो वो उस स्थिति में अनुबंध कर सकता है जब वो ठीक रहता है। नेक्स्ट है कि उसे अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।
अब अयोग्य घोषित करने का मतलब कि राजनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वैसे व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? पहले कि जो अपनी राजनीतिक स्थिति के कारण अयोग्य व्यक्ति होते हैं। राजनीतिक स्थिति के कारण मतलब वो विदेशी शत्रु हो या फिर विदेशी सम्राट, राजदूत या प्रतिनिधि हो। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक स्थिति के कारण अनुबंध करने के योग्य नहीं होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि कैदी या अपराधी। ऐसे व्यक्ति की मतलब जिनको कैद की सज़ा, जेल की सज़ा या फिर फांसी की सज़ा दी गई हो, वो अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने इससे पहले सज़ा सुनने से पहले अनुबंध कर लिया हो तो वो उसके लिए अपने प्रतिनिधि रख सकते हैं। तीसरा है कि कुछ व्यक्ति अपने ऊंचे पेशे के कारण अनुबंध करने के योग्य नहीं होते हैं, जैसे कि बैरिस्टर और डॉक्टर। ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने ऊंचे पेशे के कारण अपनी फीस के लिए अनुबंध नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान में इनको भी कुछ सुविधाएं प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत ये अनुबंध करने के योग्य हो गए हैं। और ऐसे भी जैसे निगमित कंपनियां अथवा निगम, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है तो वो स्वयं कोई अनुबंध नहीं कर सकती, वो अपने एजेंट के द्वारा अनुबंध करती है और वो अंतर नियमों के अंतर्गत रहकर ही अनुबंध कोई कर सकती है। अगर वो अंतर नियमों के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करती है तो ऐसे अनुबंध व्यर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि विवाहित स्त्रियां केवल व्यक्तिगत संपत्ति के लिए या स्त्री धन के लिए ही अनुबंध कर सकती हैं, अन्यथा वो अनुबंध करने के योग्य नहीं होती हैं। फिर है राष्ट्रपति। जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उन पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए उन्हें अनुबंध करने की भी योग्य नहीं माना जाता है। तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी स्थिति के कारण अयोग्य घोषित किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये सब टॉपिक समझ में आए हो, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।